योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है। पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। मैं फिर से बता देती हूं, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, बट मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये था कि मॉलिक्यूल कितनी तरह के होते हैं। एटम्स तो आप पता है, आप एटम्स का तो आपको पता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारे के सारे 118 के आसपास हैं। तो दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। उसमें से कुछ एक हैं, जैसे हमारे नोबल गैसेस हैं, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन बाकी के कंबाइंड स्टेट में हैं। तो बेसिकली हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब या तो सेम एटम्स या डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करती हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक। होमो का मतलब आपको पता है सेम, और हेटेरो का मतलब भी आपको पता है डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटम्स कंबाइंड टुगेदर, सिंपल बात, होमो एटॉमिक, सेम एटम्स कंबाइंड टुगेदर are known as homoatomic molecules, and molecules having different atoms combined together are known as heteroatomic molecules. अब एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इट इज होमोएटॉमिक, ठीक है, और इसकी एटॉमिसिटी होती है, यहां मैं लिख लेती हूं, एटॉमिसिटी कितनी है, 2, दो एटम्स जुड़ी है ना, ये ऐसे होता है, H सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी ऑल्सो 2, दो एटम्स जुड़ी हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, लेट इट बी। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी अगेन इट इज 2, दो नाइट्रोजन के एटम्स जुड़े हैं, इट इज बॉन्डेड थ्रू ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ओजोन O3, तो ओजोन की एटॉमिसिटी इज 3, तो ये जुड़ा होता है O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन, एटॉमिसिटी 2, Cl बॉन्ड Cl। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें सेम एटम्स आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाती हैं। हेटेरोएटॉमिक का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल H2O, एटॉमिसिटी कितनी है, 2 + 1 3, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, कैल्शियम क्लोराइड, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जितने भी आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करेंगे, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़ के कंपाउंड्स बनाते हैं, आप वो हर एक एग्जाम्पल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यू कैन मेक इट सोडियम क्लोराइड, अलग अलग एटम्स जुड़ेंगी और मॉलिक्यूल बनाएंगे, दे आर नोन एज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इट वाज वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब हम अपने असली टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं। आज हमने सीखना है एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। कुछ एक हमारे पास डेफिनेशंस हैं, कुछ एक वर्ड्स हैं जो हम बार बार यूज करते हैं, वो वर्ड कहाँ से आए और उनकी डेफिनेशन, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे व्हाट इज रिलेटिव मास। हम जितनी भी एटम्स का एटॉमिक मास लिखते हैं, आप लोग नॉर्मली यूज करते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, आप सभी का जानते हो। ये मास कहां से आया, दिस इज रिलेटिव मास। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एटम्स या मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये रिलेटिव मास हम वहीं पे यूज करते हैं, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इस चीज को यूज करते हो। कैसे, जब भी आपको कोई चीज तोल कर दी जाती है,
ठीक है, चाहे वो चीनी है, दाल है, वट एवर सॉलिड मटेरियल यू आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट, और वो आपको तोल कर देते हैं। तो अभी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी दुकानों के ऊपर आपने ये वाला तराजू जरूर देखा होगा, है ना, देखा है ना, ठीक है। इधर फिर ये सेंटर में इसको पकड़ने के लिए डंडी सी होती है, और देन सेम ऐसा ही इधर। और क्या करते हैं दुकानदार, इस साइड वो कुछ एक स्टोन होते हैं ना, गोल गोल या चौरस, तो ऐसे करके निशान बना होता है, एक किसी पे लिखा होता है 1 किलोग्राम, 500 ग्राम्स होता है, देन 250 ग्राम्स का होता है, 50 ग्राम्स के होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, है ना, छोटे छोटे पत्थर तो नहीं बोलूंगी मैं, वेट्स होते हैं मेड अप ऑफ मेटल, आयरन के होते हैं, कॉपर के होते हैं, देन पीतल के भी होते हैं, वो छोटे छोटे स्टोन्स जिनको दुकानों के ऊपर शॉपकीपर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। इधर वो स्टोन रख देंगे, जो भी हमारे पास किलोग्राम का पत्थर है, जो भी हमारे पास मटेरियल है दैट इज ग्रेजुएटेड, उसके ऊपर लिखा होता है। मान लो कि हमें 1.5 किलो चीनी चाहिए, तो वो 2 पत्थर इधर रखेगा, एक 1 किलोग्राम का और दूसरा 500 ग्राम्स का, और दूसरी तरफ लिफाफे में वो चीनी डालता जाएगा, यहाँ पे चीनी डालता जाएगा, जब तक ये दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते। मतलब आपको चीनी तोल कर मिली, उसने आपको चीनी तोल कर दी, बट किसके कंपैरेटिव, ये जो दो उसने मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स रखे थे, एक का वेट था 1 किलोग्राम, दूसरे का था 500 ग्राम्स। ऐसा करते हो ना, आप सब्जी खरीदते हो, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं, उसके ऊपर आप रखते हो तो उस पर रीडिंग आ जाती है कि 1 किलोग्राम हो गया, 2 किलोग्राम हो गया, लेकिन किसी ना किसी स्टैंडर्ड के बराबर तो कंपेयर करते हैं ना हम, विद रेफरेंस टू। और ये जो रेफरेंस है आप तो अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, तो केमिकल साइंसेस के अंदर माइक्रो लेवल के ऊपर जब हमें एक एटम का मास निकालना है, तो वहां पे भी तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए ना। यहां तो हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मार्केट से परचेज कर रहे हैं, तो कई दुकानों के ऊपर तो ऐसा होता है कि वो लोहे वाला स्टोन नहीं होगा, तो उन लोगों ने ना उसी से मिलता जुलता कोई दूसरे जो पत्थर होते हैं वो भी उसके वेट के बराबर के रखे होते हैं काम चलाने के लिए। बट आपने वो स्टोन्स देखे होंगे जो जिनकी बात मैं कर रही हूं, अभी भी हमारे गांव में दुकानों के ऊपर वो लोहे के बने हुए वेट्स आज भी हैं, पीपल आर यूजिंग दैट। मोस्टली जो सब्जी बेचने के लिए घर घर जाते हैं ना गांव में, ठीक है, वेंडर्स होते हैं जो सब्जी लेकर जाते हैं, उनके पास आपको यही वाला तराजू मिलेगा, वो इसी को यूज करते हैं। और इधर स्टोन रखा, उधर वो मटेरियल रखेंगे, और दोनों बराबर हो गए, मींस अब उसके बराबर वेट आ गया। मैंने 1 किलो 500 ग्राम्स रखा था ना, तो तब तक इसमें चीनी डालते रहना पड़ेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम केमिकल साइंसेस के अंदर एटम के एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो भाई उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड चाहिए। एटम हमने डिस्कवर कर ली, उसका एटॉमिक मास ढूंढना है, कैसे ढूंढे, किसके बराबर उसको कंपेयर करें कि इसका वेट इतना होगा। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव मास, मतलब रेफरेंस के साथ हम बात करेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव मास। एंड कैसे कर सकते हैं, इट कुड बी डन बाय फिक्सिंग सम स्टैंडर्ड ऑफ मास, हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड ऑफ मास फिक्स करना पड़ेगा, एंड देन कंपेयरिंग मास ऑफ द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स रिलेटिव टू इट। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। सो मतलब एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव मासेस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। जो हमने स्टैंडर्ड सब्सटेंस रखा होगा उसकी एक एटम का मास कितना है, हम उसके हिसाब से जिस एटम का हमें पता करना है उसके साथ उसको कंपेयर कर देते हैं। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स शुरू से फॉलो किए गए। सबसे पहले हमने यूज किया हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड रख के, मतलब ये हमारे पास 1 ग्राम का वेइंग हो गया, ठीक है, वेइंग सब्सटेंस हो गया। अब इसके कंपैरेटिव हम किसी को भी वेइ कर सकते हैं, कैसे, मान लीजिए कि इस तराजू के अंदर
मैंने रख दिया एक हाइड्रोजन का एटम। रखना क्या है? एन एटम ऑफ, है ना, एन एटम ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो एक एटम रखी मैंने इधर, और ये रहा इसका दूसरा पलड़ा, और इस पलड़े में मैंने रख दी ऑक्सीजन। अच्छा, आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है मास? 16। हाइड्रोजन का कितना है? 1। मतलब अगर मुझे इस 1 को 16 के बराबर लाना है तो इधर मुझे कितने हाइड्रोजन को बिठाना पड़ेगा? यस, 16 हाइड्रोजन्स। ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो यहां पे 16 हाइड्रोजन एटम्स मुझे रखनी पड़ी, तब ये ऑक्सीजन का पलड़ा इसके बराबर हुआ। मतलब कहने का, जो ऑक्सीजन है इट इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। क्योंकि शुरू में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया था, अभी मैं सारे स्टैंडर्ड्स की बात करने वाली हूं। जब हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड लिया तो किसी भी एलिमेंट की एटम का जब आप मास निकालना चाहेंगे तो कितने हाइड्रोजन उसके बराबर लगे? हम जानते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 14। मतलब अगर नाइट्रोजन को इसके साथ वे करेंगे देन यू हैव टू पुट 14 हाइड्रोजन्स ऑन अदर हैंड, तब नाइट्रोजन का पलड़ा उसके बराबर आएगा। ठीक है, अब वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ रिलेटिव मास, और उनमें से क्यों वो डिस्कार्ड हुए, और आज हम किसको यूज कर रहे हैं? लेट्स डू दैट। अब देखो, ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटिव मास, कि जब हमें किसी एटम का कोई नई डिस्कवरी हुई है, ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, आप उसी को प्रूव करना चाहते हो, तो आपको किस तरीके से करना है, ये शुरू से लेके अब तक के स्टैंडर्ड्स हैं। नाउअडेज since 1961 as approved by International Union of Pure and Applied Chemistry by IUPAC. In 1961 IUPAC ने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया। क्यों किया उसको मैं अलग से क्वेश्चन बना के बताऊंगी आपको। अभी हम सिर्फ ये सीखेंगे ये तीनों स्टैंडर्ड कैसे काम करते हैं, और क्या रीजन रहा कि हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या रीजन रहा हाइड्रोजन को छोड़कर हमें ऑक्सीजन को फॉलो करना पड़ा, और क्या रीजन रहा इसको भी छोड़कर सिंस 1961 हम इसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मोर देन 60 इयर्स, ठीक है, हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, हाइड्रोजन वॉज टेकन एज अ स्टैंडर्ड। हाइड्रोजन की 1 एटम का मास, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इट इज 1। ठीक है, तो जब भी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, मैंने तीनों का फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या है? आपको एक एटम का मास लिखना है। ठीक है, ओके, एक यूनिट तक उसको लेके जाना है। तो अगर हम हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं तो रिलेटिव मास किसके बराबर है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट जिसको आप ढूंढना चाहते हो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो ये एज इट इज रहेगा। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन एज अ स्टैंडर्ड लिया तो ऑक्सीजन का अपना मास कितना है? 16। तो हमें उसको 1 पे लेके जाना है ना, वी हैव टू मेक इट 1। उसको 1 एटॉमिक मास यूनिट बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। फिर जब ये कटेगा व्हाट यू विल गेट? 1 AMU। You have to get a standard of 1 atomic mass unit. इसी तरीके से जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। मुझे अगर इसको 1 करना है, what should I do? Yes, मैं उसको 1/12 कर दूंगी। 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, what it will be? 1/12 into 12, it will be 1. समझ आई बात? इसलिए हम लिख रहे हैं यहां पे ऑक्सीजन के लिए 1/16 और कार्बन के लिए 1/12। ओके, अब देखो हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगी। तो यहां पे when we are getting hydrogen as a standard, relative mass it will be equal to mass of an atom of element, जिसको आपको पता करना है, divided by mass of an atom of hydrogen. Okay, for example, let us calculate mass of oxygen atom, right? तो किसके बराबर होगा इसका?
relative mass, it will be equal to mass of an atom of oxygen divided by mass of an atom of hydrogen. राइट, मैं हाइड्रोजन को सिंपल H लिख देती हूँ. राइट, तो क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीजन का कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का 1. तो इसका जो रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? 16 एटॉमिक मास यूनिट. क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है 1, दिस इज 1 AMU, राइट. तो इट वाज 16 एटॉमिक मास यूनिट. ओके, सिमिलरली मास ऑफ, या मैं सीधा कहूं रिलेटिव मास ऑफ, रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन. लेट्स कैलकुलेट. तो मैं सीधा RM लिख रही हूं उसको. रिलेटिव मास किसके बराबर होगा? इट विल बी मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन. मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, राइट. एन एटम ऑफ हाइड्रोजन तो किसके बराबर होगा? 14 डिवाइडेड बाय 1, इट विल बी 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट. दिस इज रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं. ओके, यहां तक नोट कर लिया सबने? मुझे इसको हटाना है. एक एग्जाम्पल मैं हटा रही हूं. ओके, आपने नोट कर लिया. उसके बाद आप इसी कॉलम में आप क्या लिखने वाले हो? अब बात आई कि ये क्यों हमें हटाना पड़ा, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड को हमें डिस्कार्ड करना पड़ा. व्हाट वाज द कंडीशंस, क्यों ऐसा हो गया? तो दोनों एग्जांपल्स के बाद देखिए, लेटर ऑन आफ्टर द discovery of various isotopes of hydrogen, that is 1H1, 1H2, 1H3. अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप आ गए. अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. लेटर ऑन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वेरियस आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1H1, 1H2, 1H3, this standard was discarded. ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया एज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू चूज one standard when it is having 3 different hydrogen atoms. और ये तीनों ही अच्छी खासी क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहा था. तो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट ठीक है. तो इसका मतलब हाइड्रोजन के केस में, ये भी आपने नोट कर लिया. मुझे इसको भी हटाना है, नोट कर लीजिए आप लोग. ठीक है, आइदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब इस केस के अंदर जब आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो कि ये उससे इतने गुना जो भी इसका ऑक्सीजन का मास आया या नाइट्रोजन का मास आया, उसका मतलब क्या है? देखिए, जब आपके पास relative mass of oxygen it is 16, it means oxygen is 16 times heavier than hydrogen, है ना. Similarly, relative mass of nitrogen it is 14, that is nitrogen is 14, this is AMU, atomic mass unit. हाइड्रोजन का कितना होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो ऑक्सीजन का आया 16, नाइट्रोजन का आया 14 एटॉमिक मास यूनिट. दैट इज नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हैवियर
देन हाइड्रोजन। डन? ओके। अच्छा, अब ये तो डिस्कार्ड हो गया। तो हाइड्रोजन को छोड़कर फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो था दैट वाज टेकन अप एज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्वाइट क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसकी अच्छी खासी हमारे पास एबंडेंस है, तो इट वाज सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमें किसी की भी वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे नाइट्रोजन का मास निकालना है तो relative mass of nitrogen, it will be equal to mass of an atom of nitrogen divided by 1/16 into mass of an atom of oxygen। तो किसके बराबर आता है ये? 14 डिवाइडेड बाय 1/16 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है एक एटम का मास? 16। 16 से 16 कैंसल, इट विल कम आउट टू बी 14 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि 1/16 इंटू 16 तो अगेन हो गया ना 1 AMU, मैंने आपको पहले बताया। तो इट वॉज रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन की हेल्प से एज अ स्टैंडर्ड रिलेटिव मास निकाल सकते थे। लेकिन यहां पे भी वही प्रॉब्लम आई। लेटर ऑन O17 एंड O18 ये दो आइसोटॉप हैं, इन एडिशन टू O16 दो और आइसोटॉप्स हमारे पास आ गए। देखो ऑक्सीजन के सारे कौन से हैं? O816, O817, O818, ये तीन आइसोटॉप्स हैं। 16 को हम यूज कर रहे थे और ये दो और डिस्कवर हो गए। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई कि भाई एज अ स्टैंडर्ड इसको लें, इसको लें, इसको लें, ये तो आपस में ही झगड़ते रहेंगे। अगर 16 को लेते हैं तो 17 बोलता मैं भी हूं, 18 बोलता मैं भी हूं। सिमिलर इज द केस विद हाइड्रोजन कि प्रोटियम तो था ही था, लेकिन लेटर ऑन ड्यूटेरियम भी आ गया, ट्राइटियम भी आ गया, और सबकी अपनी अपनी एबंडेंस है नेचर के अंदर। सो ऑक्सीजन के जब ये दो आइसोटॉप्स डिस्कवर हो गए, देन it became problematic to work with oxygen as standard। तो मुश्किल हो गई कि अब इसको हम किस तरीके से यूज करें, राइट। फिर in 1961 International Union of Pure and Applied Chemistry, they people decided that कार्बन 12, नो डाउट कार्बन के भी तीन आइसोटॉप्स हैं, C612, C613, C614, बट C12 इट वॉज सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड। मैंने बोला था इसको मैं अलग से क्वेश्चन में बताऊंगी, यहां आपको सिर्फ कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यूज करना है कि आप इसको किस तरीके से वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो C12 का मतलब इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम्स। ओके, तो इसके हिसाब से चलो हम ऑक्सीजन का निकालते हैं या नाइट्रोजन का ही निकालते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू, क्योंकि मुझे 1 आंसर चाहिए तो 12 को 1 बनाने का तरीका क्या है? 1/12। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/12 इनटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। तो इट वाज 14 डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू 12, तो 12 से 12 कैंसिल एंड इट वाज रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन 14 atomic mass unit। So it was various standards of relative mass जो अब से लेटेस्ट तक हम लोग यूज करते आए। सबसे शुरू में हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स डिस्कवर हुए, वी शिफ्टेड टू ऑक्सीजन, उसके भी आइसोटॉप्स आ गए, देन वी शिफ्टेड टू कार्बन एंड स्टिल वी आर स्टिकिंग टू इट, वी आर स्टिक्ड टू इट, इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है,
अब जो मैं आपको बता रही थी, व्हाई कार्बन वाज सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड। अब देखिए, कार्बन हैज C12, C13, C14 आइसोटॉप्स, लेकिन हमने C12 क्यों यूज किया? इट इज C12, इट इज मोस्ट स्टेबल विद 98.89% अबंडेंस। 100 में से 98.89 मीन्स ऑलमोस्ट 99% कौन है? C12, एंड इट इज वेरी वेरी स्टेबल। C14 इट इज रेडियो एक्टिव, कुछ एक क्वांटिटी में 0.00 समथिंग क्वांटिटी में ये रहती है, लेकिन मोस्ट स्टेबल जो इसकी स्टेट है कार्बन की, दैट इज C12। ठीक है, सो दीज वर वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटिव मास। तो देखिए, अब जब कार्बन एज अ स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव मास सिलेक्ट हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि जो C12 आइसोटोप है, इट हैज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। मतलब 1 atom of C12 is equal to 12 atomic mass units। तो अगर मुझे इसको 1 लेके आना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/12 of mass of an atom of C12। तो therefore 1/12 of mass of C12 ये किसके बराबर होगा? 1/12 into 12, राइट? तो इट विल बी 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसीलिए जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं किसी का भी, लाइक रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, जिसको भी आप पता करना चाहते हो, डिवाइडेड बाय relative mass of an element, it will be equal to mass of an atom of element divided by 1/12 of mass of an atom of C12। तो ऑटोमेटिकली यहां पे 12 आ जाएगा, 12 से 12 कैंसल, यू विल गेट 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसके कंपैरेटिव आपको इसको देखना है। So it was carbon as a standard as selected by IUPAC in 1961, and we are still using it, quite stable जो element है, this is quite stable to be used as a standard for relative mass। ठीक है, अब देखो what is average atomic mass divided by 1/12 of mass of an एटम ऑफ C12। तो ऑटोमेटिकली यहां पे 12 आ जाएगा, 12 से 12 कैंसल, यू विल गेट 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसके कंपैरेटिव आपको इसको देखना है। सो इट वाज कार्बन एज अ स्टैंडर्ड एज सिलेक्टेड बाय IUPAC in 1961, एंड वी आर स्टिल यूजिंग इट, क्वाइट स्टेबल जो एलिमेंट है, दिस इज क्वाइट स्टेबल टू बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव मास। ठीक है, अब देखो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज आपको पता है, मान लीजिए हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों के पास, एक के पास है 10 पेंसिल्स और दूसरे के पास है 16। हम ये चाहते हैं कि दोनों में बराबर, मतलब इन दोनों की एवरेज क्या रहेगी? ओके, लीव इट। एवरेज एटॉमिक मास, जब एक ही एलिमेंट के आपको एक से ज्यादा तरह के मासेस नजर आए, तो आपको उसकी एक एवरेज निकालनी पड़ेगी, है ना? जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एक हमारे पास है 35 और एक हमारे पास है 37, लेकिन आप लोग क्या लिखते हो? क्लोरीन का एटॉमिक मास, यस, 35.5। ये कहां से आया? ये 35, ये 37, अगर दोनों का टोटल करके बाय 2 करोगे, इट विल नॉट बी 35.5। तो ऐसा नहीं होता कि दोनों के मास को एवरेज निकालने का तरीका क्या है? दोनों के मास का टोटल किया, 2 आर्टिकल हैं, इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना। मान लो हमें 3 लोगों का निकालना होता मास, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। 7 + 2 12, 9 + 1 देन 3 3 6 72, और इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 36। इट शुड बी 36, बट नो,
इट कम्स आउट टू बी 35.5, ठीक है। मान लो हमारे पास 3 ओक्टे, 35 प्लस 37 प्लस 40, तीनों का टोटल करके 1 2 3 आर्टिकल 3 से डिवाइड करते यू विल बी गेटिंग द एवरेज। तो इस केस में क्लोरीन का हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल अबंडेंस, नेचर में उनकी अक्रेंस किस रेशो में है, दैट विल डिसाइड। मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, आई हैव एन एलिमेंट, लेट इट बी एलिमेंट ए हैज 2 आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप 1 आइसोटोप 2, ऐसे लिख लेती हूं मैं, लेट इट बी आइसोटोप 1, दिस इज आइसोटोप 2, ओके। इनके एटॉमिक मास, इसका है A, इसका है B। आइसोटोप 1 का एटॉमिक मास इज A एंड आइसोटोप 2 का एटॉमिक मास B। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, लेट इट बी जो इसका एटॉमिक मास है A, जो इसका एटॉमिक मास है B, और एटॉमिक नंबर मान लीजिए इनका एटॉमिक नंबर है X, क्योंकि नंबर आइसोटोप के अंदर नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है, याद है ना। 2 आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब देखिए नेचुरल अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस, नेचर के अंदर इनकी क्या रेशो है, लेट इट बी ये रेशो है m, ये रेशो है n, ठीक है। तो एवरेज मास किसके बराबर होगा, इट विल बी जो A का एटॉमिक मास है मल्टीप्लाइड बाय इट्स अबंडेंस प्लस दूसरे वाले का मास B मल्टीप्लाइड बाय इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल m प्लस n। बहुत ही सिंपल। तो इधर A एंड B दीज आर एटॉमिक masses of different isotopes, different isotopes के atomic mass m and n, it is relative abundance, m and n is relative abundance। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब रेशो जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मींस m रेशो n क्या रहेगी, नेचर के अंदर ये किस रेशो में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल से बताती हूं, आप लोगों ने तो इसको इसके आगे लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं C1735, C1737 इन रेशो 3:1, और इनकी नेचुरल अबंडेंस क्या है, उनकी रेशो क्या है, 3:1, ओके। तो इसका एवरेज मास ऑफ क्लोरीन किसके बराबर होगा, जो मास है मल्टीप्लाइड बाय उसी की अबंडेंस। तो इट वाज 35 इंटू 3 प्लस मास है 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितनी रेशो है, टोटल रेशो 3+1। अब इसको आप 3 को मल्टीप्लाई करो, 105 आ गया, नेक्स्ट 37 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 142 डिवाइडेड बाय 4, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 35.5। इसका मतलब एवरेज मास ऑफ क्लोरीन इट इज 35.5। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको सिर्फ ये पता करना है उन आइसोटोप्स का अलग अलग मास कितना है, ठीक। इसका मास था जैसे 35, इसका मास था जैसे 37, फिर आपको उनकी रेशो देखनी है, m रेशो n, उधर क्या आई 3:1। तो एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय रेशो, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय उसी की रेशो, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो। तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए कार्बन का
टेक इट एज अ क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज मास ऑफ कार्बन। ये हमारे पास अलग अलग आइसोटोप्स दे दिए, C12, C13, C14। ये रही उनकी अबंडेंस, लेकिन यहां पे रेशो नहीं दी, यहां उसने परसेंटेज दी है। और ये रहे इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास इंटू अबंडेंस, एटॉमिक मास इंटू अबंडेंस, एटॉमिक मास इंटू अबंडेंस, मल्टीप्लाई करेंगे। जरूरी थोड़ा हर बार दो ही आइसोटोप होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारे पास एवरेज मास ऑफ कार्बन कितना आएगा, ये रहा C12। तो इसका एटॉमिक मास इज 12 मल्टीप्लाइड बाय इसकी अबंडेंस 98.892 प्लस atomic mass 13 into its abundance 1.108 plus atomic mass 14 into its abundance, this is very very less, 2 into 10 raised to power minus 10 हो गया। It will be divided by what? 100। क्योंकि सारी की सारी परसेंटेज का आप टोटल करेंगे देन इट मस्ट कम आउट टू बी 100। ठीक है, परसेंटेज 100 आनी चाहिए, राइट? तो टोटल कितना आ गया नीचे? 100। आप इस पूरे को सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, इट विल बी 12, इट विल कम आउट टू बी 12। और इसको आप बोलोगे 12 यूनिट्स। वन मोर टर्म, ग्राम एटॉमिक मास, और इसको बोलते हैं ग्राम एटम। दोनों का मतलब क्या है मैं अभी बताती हूँ। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम? तो सिंपल वर्ड्स के अंदर द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, कितनी क्वांटिटी हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज नोन एज gram atomic mass or gram atom. So this is the complete definition. Now it is expressed in grams. अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, let us take up example of नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आप सिंबल देते हो N। ओके, अब दो टर्म्स आ गई हमारे पास, एक relative atomic mass, तो दिस इज relative atomic mass किसका? नाइट्रोजन का। इट इज 14 AMU, और सिंपली हम लिख देते हैं 14 यूनिट्स। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ग्राम एटॉमिक मास? इट विल बी 14 ग्राम। वेरी सिंपल कंसेप्ट। नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 14 ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? यूनिट्स, क्योंकि विद रेफरेंस जब हम यूनिट के लेते हैं दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको हमेशा हम एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी पे मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेती हूं। लेट इट बी ऑक्सीजन। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो O के साथ। तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 यूनिट्स और इसका ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम। बस इतनी सी बात। ओके, अब देखो, इसका ग्राम एटॉमिक मास इज 16 ग्राम, मींस 16 ग्राम ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम, राइट? और इसको मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, कोई भी इन जनरल 1 ग्राम एटम इट इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ आई बात? 1 ग्राम एटम का मतलब जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है उसके बराबर। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन
oxygen, it is equal to 16 gram. 1 gram atom of nitrogen equal to 14 grams. 1 gram atom of calcium equal to 40 grams. तो जो किसी एलिमेंट का, जो किसी एटम का एटॉमिक मास है, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम. समझ आई बात? तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम मीन्स जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है. अब एटम्स के केस में जो हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं दैट इज ग्राम एटॉमिक मास. जब सेम चीज हम मॉलिक्यूल पे लगाएंगे देन इट विल बिकम ग्राम मॉलिक्यूलर मास और सिंपली मॉलिक्यूलर मास. उसको देखते हैं. अब देखो मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. लेकिन हाँ, इसको भी हम रिलेटिव मास की तरह ही निकालते हैं और वो रिलेटिव मास होता है एवरेज रिलेटिव मास. और इसमें भी स्टैंडर्ड कौन रहेगा? एग्जैक्टली C12. लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? अब हमें उसको 1/12 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम उसका कार्बन का एटॉमिक मास यूज करने वाले हैं, उसका 1 AMU वाला स्टैंडर्ड नहीं. ठीक है. सो इट इज द एवरेज, इसको अगर हम डिफाइन करें, इट इज द एवरेज relative mass of its molecule as compared to mass of carbon atom C12 taken as 12 units. Example. For example, molecular mass of methane. मुझे मीथेन का मॉलिक्यूलर मास चाहिए. आप लोग 10th में ये सारी चीजें करते हो, तो किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर mass of methane, it is having 1 carbon and 4 hydrogens, so it will be equal to atomic mass of carbon plus कितने कार्बन? 1 carbon. It will be atomic mass of carbon plus how many hydrogens? 4 plus 4 into atomic mass of hydrogen. So how much atomic mass of carbon? It is 12 plus 4 into how much atomic mass of hydrogen? It is 1. So it will be 12 plus 4 16 grams. हम इसको लिखेंगे 12 plus 4 16 units और सिंपली मैं इसको लिखूंगी 16U. क्लियर? अच्छा, और एग्जांपल पिक करती हूं अभी मैं. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आप समझ गए होंगे. Okay, let us take up some more examples. देखिए, molecular mass of carbon dioxide किसके बराबर होगा? मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है. molecular mass of CO2, it will be equal to atomic mass of carbon plus 2 into atomic mass of oxygen. So it will be 12 plus 2 into 16. It will be 12 plus 32 means 44. Similarly, molecular mass of water. So molecular mass of water, it will be equal to atomic mass of hydrogen multiplied by 2, 2 है ना, plus atomic mass of oxygen. It will be 1 into 2 plus 16. It will be 18 units. Right? It is 18 units. Okay, let's one more. Molecular mass of C6H12O6. So it will be equal to 6 into atomic mass of carbon plus 12 into atomic mass of hydrogen plus 6 into atomic mass of oxygen. तो ये आ गया 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16. तो ये आ गया 72 plus 12 plus 96. Right? इस सबको टोटल करो. It will come out to be 180. So it will come out to be 180 units.
तो जिस तरीके से हम ग्राम एटम को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से जो भी फॉर्मूला आपके पास दिया हो उसके इंडिविजुअल एटम्स के एटॉमिक मास को, उनके रिलेटिव मास को आप लोग ऐड करते जाएंगे और उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिस वक्त आप इसको यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हो इट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और जब उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करोगे मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखिए, लेट इट बी, मेरे पास मॉलिक्यूल है H2O वाटर, तो वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास or it is written simply as molecular mass कितना होगा 18 यूनिट्स, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास इट विल बी 18 ग्राम्स। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इट विल बी 44 यूनिट्स, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास इट विल बी 44 ग्राम्स। जैसे हम एटॉमिक के अंदर करते थे उसी तरीके से हम इसमें भी लिखते हैं। नोटेड? ओके, अब एक चीज और, अब इसको हम ग्राम मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर्मूला H2O। ओके, इसका रिलेटिव और सिंपल मॉलिक्यूलर मास इट इज 18 यूनिट्स, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास इट इज 18 ग्राम्स। ठीक है, इसका मतलब 18 ग्राम वाटर इट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है दैट विल बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीके से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 44 क्या है उसका मॉलिक्यूलर मास, तो इट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आई बात? इसी तरीके से हमने ग्लूकोज की वैल्यू निकाली थी, दैट वाज 180 ग्राम ऑफ C6H12O6, इट विल बी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। समझ आ गई बात? जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। एटम थी तो एटम था, अब किसके बराबर है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन जनरली क्या हो गया, जो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूलर मास है यूनिट्स के अंदर इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वो किसके बराबर होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से होगा, हमारे पास क्या है कैल्शियम। ओके, कैल्शियम का एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू 40। ठीक, और इसके क्योंकि ग्राम एटम की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास इज 40 ग्राम्स, इट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम एटम। जो इसका एटॉमिक मास होगा वही इसका 1 ग्राम एटम होगा। किसमें पूछा उसने 1.5 में, तो इतने 1 ग्राम एटम का मास कितना है 40, इतने का निकाल लीजिए। तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इट इज इक्वल टू 40 ग्राम्स, तो मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इट विल बी 40 इंटू 1.5, ये आ गया 60 ग्राम्स। सिंपल। सेकेंड वाला देखिए,
नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू 16 ग्राम, और ये किसके बराबर है? 1 ग्राम एटम। 16 ग्राम बराबर है 1 ग्राम एटम के, तो 8 ग्राम किसके बराबर होगा? ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 1। ओके, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी 1/16 इंटू 8, तो ये आ गया 1/2, और आंसर विल बी 0.5 ग्राम एटम्स। तो इस तरीके से छोटे छोटे एक एक नंबर के न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाते हैं। तो कहने का मतलब जो भी एटॉमिक मास है इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, जो भी मॉलिक्यूलर मास है इट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल, राइट। अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं कर देती हूं। कैलकुलेट मास ऑफ 1 ग्राम 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, ये रहा वाटर। वाटर का एटॉमिक अब आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इट इज 18 ग्राम्स। ठीक है, इसको ना भी लिखें आप, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, और ये किसके बराबर है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। बन गया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना है? इतना, तो इसका कितना होगा? तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू 18 ग्राम, मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल 18/1 इंटू 1.5, तो कितना आ गया हमारे पास? 27 ग्राम्स। तो इस तरीके से कई बार एक एक नंबर के बच्चे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, बस इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, राइट। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ और सीखेंगे मोल कंसेप्ट। टिल देन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेरी क्लियरली।